हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है। इसमें हम लोग जो भी यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीटी के या फिर विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं समाजशास्त्र से संबंधित, उनके जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं, प्लस साथ ही में इग्नू के भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको एक साथ लेके मैं प्रस्तुत होती हूँ और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखती है। तो समाजशास्त्र ऐसे इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको कि वो सबसे फ्रंट में रखता है? पहला ऑप्शन है कि व्यक्ति, बी अनूठी सामाजिक घटनाएं, सी सामाजिक अंतःक्रिया और डी है संस्कृति। तो यहाँ आप सभी को क्लियर है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का ज़्यादा अध्ययन करने में रुचि रखता है। तो इसलिए ये जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, आखिर में समाज में लोग एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं या फिर अंतःक्रिया करते हैं, समाजशास्त्र इसी को समझना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है C.W. मिल्स, सी राइट मिल्स की बात हो रही है, के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो डैश में उच्चाधिकार पदों पर काबिज हैं। तो इन्होंने ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किस किस को इन्होंने अभिजन वर्ग में रखा है? तो यहाँ पे आप लोग, पहला है कि बड़े व्यापारी निगम, सेना, संघीय सरकार या फिर राज्य अधिकारी तंत्र। तो यहाँ पे आप लोगों को सही विकल्प चुनना है। एक बार आप लोग अपने से भी सोच के देखिए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि 1, 2, 3 और 4, अर्थात ये चारों को बोल रहा है। बी है कि 1, 2 तथा 3। सी है कि 1, 3 और 4। डी है 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आखिर में सी राइट मिल्स ने किसको अमेरिका में शक्ति अभियान के रूप में देखा था, जो कि अमेरिका में ऊंचे जो पद होते हैं उस पे ये लोग काबिज होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है 1, 2 और 3। तो बड़े व्यापारी निगम, सेना और संघीय सरकार, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो अमेरिका में शक्ति अभियान के वर्ग में आते हैं। यहाँ पे इनसे संबंधित एक और फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि C.W. मिल्स की पुस्तक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये इनकी पुस्तक है। इसे हिंदी में हम समाजशास्त्रीय परिकल्पना कहते हैं। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद रहना चाहिए कि समाजशास्त्रीय परिकल्पना या फिर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो C.W. मिल्स की बुक है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अमेरिका का जो शक्तिशाली अभिजन वर्ग का व्याख्या किया है वो इसी पुस्तक में किया है। और इन तीनों जो वर्गों को इन्होंने ऐसा माना था कि वहाँ पे, अर्थात अमेरिका में जो ऊंचे पद हैं, अर्थात जिनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, वो यही 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इस प्रश्न अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है के साथ प्रारंभ की है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ कि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसमें आप लोग इसका S, ऑफ का O, सोशल का S और इसका A, इसको हम लोग सोसा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सोसा कहते हैं। तो ये पार्सन्स की बुक है।
सोसा जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो है ये सोसा के नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं और ये पार्सन्स की बुक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर सिर्फ बुक का नाम पता है कि ये किसकी बुक है तो भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि इन्होंने इस प्रश्न के साथ ही इस बुक की शुरुआत की थी कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है, या कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किसने कहा है कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है या अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है, तो इसके आंसर भी पार्सन्स हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये बुक जो है पार्सन्स की वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आप लोगों को इसको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था। तो ये कौन सा आखिर में विचारधारा रहा है जो कि सामाजिक डार्विनवाद में विश्वास करता रहा है। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों को विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उद्विकासवादी। उद्विकासवादी जो विचारधारा रही है ये सामाजिक डार्विनवाद के जो उनकी विचारधारा रही है उसी में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है कि दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है। तो जो दृश्य घटना विज्ञान जो आया है इसको हम लोग फिनोमेनोलॉजी भी कहते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी जो है या दृश्य घटना विज्ञान जो है ये किसका आखिर में विकल्प के रूप में आया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं भी पता रहे तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दृश्य घटना विज्ञान है वो एक एक इंडिविजुअल के विचारों की ज़्यादा प्राथमिकता देता है। किस प्रकार से समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सोच क्या है उसको ये काफ़ी डिटेल में समझना चाहता है। जबकि जो इसी के अगर विपरीत में देखें तो प्रत्यक्षवाद है जो कि एक साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि हमें एक विज्ञान की तरह हमें इस विषय को देखना पड़ेगा, समाजशास्त्र को, और समाज का जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो है वो प्रत्यक्षवाद मानता है जो कि मानता है कि हमें किसी एक एक के विचारों को हम कैसे समझ सकते हैं। हम समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें जटिलता देखने को मिलेगी। हर किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो विचार होता है उसमें मतभेद होता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद ऐसा मानता था कि हम समाजशास्त्र में समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, लेकिन दृश्य घटना विज्ञान जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है और वो मानता है कि हम एक किसी व्यक्ति को अगर देखें जिसमें चेतना पाई जाती है उसको हम एक ऐसे जड़ के रूप में या जड़ चेतन के रूप में हम कैसे मान सकते हैं कि जिसमें चेतना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एक एक व्यक्ति के विचारों को समझ के ही तब हम समाज को सही से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा कि मैं और मुझे की जो अवधारणा है वो G.H. मीड ने दी है। ना फ्रायड हैं, ना कूले हैं और ना ही जॉनसन हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और भी क्लियर हो चुकी होगी कि इनकी एक पुस्तक है सामान्यीकृत दूसरे बोल सकते हैं या इसे हम लोग जनरलाइज्ड अदर्स के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये अवधारणा अपनी दी है। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति सिर्फ अपने पर्टिकुलर अपने बारे में अपने लेवल पे रहता है तो मैं होता है वो, लेकिन जब वो समाज के नज़र से खुद को देखता है तो वो फिर मुझे हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति का
समाजीकरण हो जाता है और फिर वो समाज की दृष्टि से अपने को देखने लगता है, सोचने लगता है कि मुझे किस प्रकार से किसी से व्यवहार करना है, मुझे किस प्रकार से 10 लोगों के बीच में बात करना है, बैठना है या कोई कार्य करना है, तो वो मुझे बन जाता है। तो आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग जी.एच. मीड ने किया था। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं, परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते हैं जैसा चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते, बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त, प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। अर्थात इनका कहने का ये अर्थ है कि मनुष्य इतिहास तो बनाते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा इतिहास नहीं बनता है, बल्कि जो भूतकाल है अर्थात जो बीत चुका है समय, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं डायरेक्टली, और जो चीज़ें हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं अर्थात प्रदत्त रूप में हम प्राप्त करते हैं, और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उसको किस प्रकार से वो संरचित होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत इतिहास बनता है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोगों को इसमें से ये सोचना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जिसमें हमें संघर्षवादी विचारधारा नहीं दिखाई दे रही है। ए है संसाधनों तथा शक्ति या फिर सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में समाज। तो यहाँ पे हमें संघर्ष का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। दूसरा है कि परिवर्तन अपरिहार्य है, बहुधा लाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें संघर्ष की भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होता है तब तक हम परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। चौथा ऑप्शन है कि वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है इसमें भी आप लोगों को संघर्ष का जो छवि है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमें समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखना जो है, जो कि विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये हमें जो विचारधारा दिखती है ये कौन सी है? ये फंक्शनल अर्थात प्रकार्यात्मक विचारधारा हमें दिखती है कि जो पूरा समाज है वो जटिल अंगों की एक प्रणाली है, और जिसमें विभिन्न जो अंग हैं वो कोई न कोई कार्य एक साथ मिलके और करते हैं और इस प्रकार से कार्य निष्पादन करते हैं। तो ये जो है ये प्रकार्यात्मक विचारधारा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? तो यहाँ पे आप सभी को 4 विचारकों के नाम दिखाई दे रहे हैं। जे अलेक्जेंडर, इनको आप लोग 9 प्रकार्यवादी मानते हैं। तो ये जो हैं जे अलेक्जेंडर जो कि 9 प्रकार्यवादी हैं, किंग्सले डेविस जो कि ये भी प्रकार्यवाद में आते हैं, आर के मर्टन ये भी प्रकार्यवाद के विचारक हैं। जबकि अगर हम जे हेबरमास की बात करें तो ये संघर्षवादी विचारक हैं। तो यहाँ पे प्रकार्यात्मक उपागम से जे हेबरमास जो हैं वो नहीं संबंधित हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्थिति को मुख्य प्रस्थिति, प्रभुत्वशाली प्रस्थिति तथा नियंत्रणकारी प्रस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, किया है। तो ये यहाँ पे पार्सन्स नहीं होंगे, डेविस नहीं होंगे, जॉनसन नहीं होंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आर के मर्टन है। इन्होंने प्रस्थिति को विभिन्न
जो प्रकार हैं उसमें इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आर के मर्टन मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो ये सीरीज़ था 10 प्रश्नों में हम लोग प्रश्न तो 10 ही कर रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित जो और भी कुछ फैक्ट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक एक लेक्चर में 10 प्रश्न भी हम लोग कवर करेंगे तो एक जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये काफ़ी हम लोगों के पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाएगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।